हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बैक माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने नॉर्थ साइड क्रैक किया था और मेरी जर्नी क्या थी और मेरा किस टाइप का स्ट्रगल था यहाँ तक एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने तक का। मेरी जर्नी के बारे में बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आप लोगों को। मेरा नाम भरत कुमार है और मैं एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हूँ, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में आता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी है जो टैक्सी ड्राइवर है एक, और मेरी मदर है जो हाउसवाइफ है, और मेरे परिवार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और मेरी फैमिली में कोई भी है जो कि ना तो एजुकेटेड है, कोई मुझे गाइड करने वाला था। तो मैंने सारी एजुकेशन मेरी है जो कि फर्स्ट ईयर से लेकर 12th तक की स्टडी मैंने है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में की थी। और 10th के बाद मैंने साइंस बायो ली, क्योंकि मेरा सेल्फ का डिसीजन था, क्योंकि मेरी मैथ्स थी ना वो थोड़ी वीक थी। और मैंने 10th और 12th दोनों पास की थी, फर्स्ट डिवीजन से पास की। तो 12th पास के बाद की जर्नी थी जो कि ऐसा था कि अब मुझे खुद का डिसीजन लेना था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। ये तो सबके साथ होता है कि 12th के बाद क्या डिसीजन ले, वैसा वैसा मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि अब जीएनएम करूँ या बीएससी नर्सिंग करूँ, ये मेरे लिए चॉइस करना थोड़ा भारी हो रहा था। क्योंकि बीएससी में तो इंग्लिश आती है, प्योर इंग्लिश आती है, और जीएनएम हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है। और 12th में भी मेरी और 10th में भी मेरी है जो इंग्लिश थोड़ी वीक थी। तो उसी वजह से मैंने है जो कि फिर जीएनएम करने का डिसीजन मेरा सेल्फ कर लिया मैंने। तो फिर 2015 में मैंने जीएनएम की, क्योंकि उस टाइम जो जीएनएम चल रही थी ना वो 3.5 साल की थी, जिसमें 6 महीने इंटर्नशिप थी। जबकि अभी प्रेजेंट टाइम जो जीएनएम हो रही है उसमें 2.5 ईयर प्लस 6 मंथ की है, जो इंटर्नशिप इंक्लूड करके 3 साल की कर रखी है। और बीएससी नर्सिंग है जो अभी प्रेजेंट टाइम 4 ईयर की चल रही है। जैसे ही मेरी जीएनएम कंप्लीट हुई तो सब लोगों का एक सपना होता है कि चलो हॉस्पिटल वर्क करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आएगी, पॉकेट मनी आने लग जाएगी आपकी। तो मैंने वैसे ही किया। और मैंने जैसे ही जीएनएम कंप्लीट हुई मैंने क्लिनिक में वर्क करना चालू कर दिया, और 7,000 7,500 मेरे को पर मंथ पैसे आ रहे थे मेरे। 4-5 हज़ार घर पे दे देता था और पीछे 2-2.5 हज़ार रुपये बचते थे, उससे मेरा खर्चा हो जाता था। फिर 2016 में जोधपुर एम्स की पहली रिक्रूटमेंट आई, जिसमें कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग नो एक्सपीरियंस विद फ्रेशर अलाउ थे उसमें। तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता रहा। अब कंप्लीटली क्लिनिक तो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़े फाइनेंशियल स्थिति ऐसी थी। तो मैंने क्लिनिक जाते जाते स्टडी करता रहा। फिर मैंने 2017 में उसके एग्जाम हुए तो एग्जाम दिया मैंने, तो 85% बने। तो चलो कि ठीक थे, होप था कि चलो इसमें नहीं होता नेक्स्ट में होगा। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम है जो एम्स दिल्ली ने कंडक्ट कराया। एम्स दिल्ली ने कंडक्ट कराते ही नोटिफिकेशन दिया, तो नोटिफिकेशन में तो मैं तो हिल गया, क्योंकि उस टाइम उसमें जीएनएम विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस और बीएससी नर्सिंग फ्रेशर अलाउ था उसमें। अब मैंने सोचा अब क्या करना रहा। फिर मैं क्लिनिक छोड़ के जोधपुर चला गया, और जोधपुर जाने के बाद फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल सर्च किया कि 50 से 100 बेड स्ट्रेंथ वाला कौन सा हॉस्पिटल है। वहां जाके मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मांगा था ये एम्स नोटिफिकेशन में वो था 50 से 100 बेड के 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे हॉस्पिटल बहुत कम है अपने जोधपुर में, तो इसीलिए उनको सर्च करके मैं चला गया, वहाँ ज्वाइन किया। फिर जैसे ही ज्वाइन किया 6-7 महीने मैंने वर्क किया। 6-7 महीने वर्क करने के बाद घर से नोटिफिकेशन आया कि तुम्हारी शादी है। अब मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया, फिर मैं क्या करूं। फिर मैंने हॉस्पिटल में बोला कि भाई मेरे को थोड़ी छुट्टी दे दीजिए आप, में मेरी मैरिज है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी एकदम छुट्टी तो नहीं मिलेगी आपको, ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब ड्रॉप ही करना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया और फिर शादी के लिए चला गया घर पे। 2018 में मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद है जो आपको लोगों को भी पता ही होगी कि जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, कि मदर फादर के साथ साथ वाइफ की भी डिमांडें पूरी करनी पड़ती है। तो उस वजह से फिर मैं वापस प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए चला गया, और प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने के साथ साथ मैं स्टडी करता था साथ में। फिर बीच में ऐसा भी होता था कि कभी कभी मॉर्निंग करने जाते थे तो इवनिंग करनी पड़ जाती थी, और इवनिंग करने जाते थे नाइट करने पड़ जाती थी। तो इससे मेरा वो स्टडी शेड्यूल था ना वो सारा बिगड़ रहा था। तो फिर मैंने 1-2 बार बात भी की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ ओवर टाइम, बट उन्होंने साफ साफ मना किया, या तो कि आप ड्यूटी कर लीजिए या रिजाइन दे दीजिए। फिर ऐसे शोषण में तो मैं कैसे रह पाता था। कोई एडजस्ट कर लेता है बट मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। फिर हॉस्पिटल छोड़ने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं पीबीएससी करूंगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 2 ईयर की होती है।
तो उसका मैंने RUHS से फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मैंने काउंसलिंग कराई, और काउंसलिंग कराने के बाद मुझे है जो कि अलॉट हुई प्राइवेट कॉलेज SLBS, जो कि जोधपुर में आई हुई है। तो फिर मैंने वहाँ जाके जैसे जैसे पैसे इकट्ठे करके फिर एडमिशन ले लिया। एडमिशन हो गया, और 1 ईयर के आफ्टर है जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ गए मेरे। और फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप नर्सिंग की है आपने, तो कि फर्स्ट ईयर में है जो कि 9 सब्जेक्ट होते हैं BSc में। अब अपनी तो वैसे भी इंग्लिश कमज़ोर, तो इंग्लिश में देना था, तो मैं तो घबरा गया। मैंने तो सीधा बोला कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और मैं तो एक्सपीरियंस कर लूँगा 2 ईयर का। तो मिसेज ने सीधा बोल दिया कि आपसे हॉस्पिटल वर्क तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है और जो शोषण किया जाता है वो आपसे सेट नहीं होगा बिल्कुल भी, और आप उसमें यानी कि घुल नहीं सकते कि इस माहौल में आप रह सको। तो इससे अच्छा है आप एग्ज़ाम दे दीजिए। लेकिन फिर भी मैं घबराया, मैंने कहा नहीं नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं होगा, आप एग्ज़ाम दे दीजिए, हो जाएंगे क्लियर। हर कोई पहली बार एग्ज़ाम देता है, आप पढ़ लीजिए, कैसे भी करके पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम तो दीजिए, होगा नहीं होगा फर्स्ट ईयर क्लियर वो बाद में देखा जाएगा। तो मैंने जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट तो देखा, तो रिजल्ट में मेरे को पता चला कि मेरी फर्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई। तो और मोटिवेट हो गया, और मेरा जो पॉजिटिव थिंक थी और पॉजिटिव हो गया मैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। सेकेंड ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते फिर बीच में कोविड आ गया। कोविड आ गया तो फिर सेकेंड ईयर है जो थोड़ी और लंबी खिंच गई। जो 1 साल में एग्जाम होने थे वो 1.5 से 2 साल के बीच में हुए एग्जाम। तो ऐसे तैसे करके फिर 2021 में मेरी PBSc फाइनली कंप्लीट होगी। अब मैं डिग्री होल्डर हो गया था, और रियल स्ट्रगल अभी चालू हुआ था, क्योंकि अब PBSc भी कंप्लीट होगी। अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे पा रहा था कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। तो फिर मैंने स्टडी वापस कंटिन्यू तैयारी करना चालू किया। फिर मेरे को PBSc कंप्लीट होने के साथ साथ मैं अदर एग्जाम भी देता रहता था, जैसे कि KGMU, SGPJ, CHO, NHM, जो कि GNM के बाद PBSc कंप्लीट होने तक मैंने कंटिन्यू देता रहा, क्योंकि उसमें मैं चाहता था कि मैं सेल्फ एनालाइज करूँ खुद का, और पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसका मुझे पता रहे, और टाइम मैनेजमेंट भी मैं सीख पाऊँ उन चीज़ों को। तो मैं कंटिन्यू एग्जाम देता रह रहा था। फिर 2022 में मैंने मेरी मिसेज का एडमिशन है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि जोधपुर में आई हुई है उसमें एडमिशन करवा दिया, क्योंकि उन्होंने भी है ना GNM कर रखी थी, और उनके पास भी फिर एक्सपीरियंस के लिए घूमना पड़ रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि प्राइवेट जॉब करे वो भी। तो उनकी स्टडी भी चालू हो गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। फिर 2022 निकलते निकलते 6 महीने निकले ही थे कि जैसे ही मेरे लड़का हो गया। अब लड़का हो गया तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई, और फिर और स्ट्रगल, और तो भारी वाला स्ट्रगल हो गया, क्योंकि इस तरह से मेरी एज भी है जो 27-28 के लमसम हो चुकी थी, और मेरे GNM किए हुए 7 साल तो वैसे ही बीत गए थे। और घर वाले भी ये सोचने लगे कि भाई अभी है ना प्राइवेट जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं। ये हर किसी के घर वाले सोचते हैं वैसे मोस्टली, क्योंकि बच्चे की एज भी हो जाती है और ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो वो सोचते हैं अब भाई प्राइवेट जॉब कर ले कहीं पे। तो उधर से भी मेरे मदर फादर भी यही कह रहे थे कि भाई तू प्राइवेट जॉब कर, अभी पैसा चाहिए, कि हम कब तक, क्यों वो भी ओल्ड एज के होने वाले थे, यानी बूढ़े हो गए थे, 50-60 के होने वाले थे। तो इसीलिए वो समस्या उनको भी टेंशन होने लगी, अब हमें कमा के कौन देगा। तो जैसे तैसे करके पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, और नॉट से 2 दिया, जिसमें मेरी रैंक 5000 के लमसम आई थी, और नॉट से 3 में मेरी रैंक 3500 के आसपास रैंक आई थी, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन सिक्योर नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखते रखते फिर मेरी मिसेज की भी इधर PBSc कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने उनको कहा कि यार आप एग्ज़ाम दे दीजिए, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि होप तो हार ही जाते हैं इतने सारे फेलियर होने के बाद भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही, मैं भी दूंगी, आप भी दीजिए, और क्योंकि कोई ना, अब इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, आप एग्ज़ाम देते रहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो एक बार एक और एग्ज़ाम देते हैं। फिर मैंने कंटिन्यू लाइब्रेरी जाना वापस चालू कर दिया। लाइब्रेरी जाते जाते फिर नॉट सेट 4 के एग्ज़ाम आ गए, क्योंकि उसका फॉर्म फिल कर रखा था मैंने। जैसे नॉट सेट एग्ज़ाम 4 के एग्ज़ाम आए, तो एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम दिया तो उसमें फिर रिज़ल्ट डिले हो गया, क्योंकि थोड़े फ़ोटो बाहर आ गए थे उसके एग्ज़ाम पेपर के, और लोग कह रहे थे कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो मैं तो और डर गया, मैंने कहा भाई ये भी एग्ज़ाम गया काम से अभी तो। और पेपर भी थोड़ा टफ था, उसकी वजह से भी डर लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके लेट होते होते फिर इसका रिजल्ट आया। तो मुझे तो नहीं पता, क्यों मैं तो लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। तो किसी फ्रेंड ने जो कि दिल्ली
आरएमएल में लगा हुआ, उसने कॉल किया ना, बोला कि भाई कि क्या कि रिजल्ट आया है नॉट सेट फॉर का। मैंने कहा अरे यार एक और असफलता मिलेगी अब तो, क्योंकि इतनी बार आने के बाद आपके पास पॉजिटिविटी रहती नहीं है। तो मैंने है जो कि रिजल्ट चेक किया तो उसमें फिर पहली बार देखा तो 3950 के आसपास मेरी रैंक दिखा रही थी। तो मैंने कहा यार इसमें भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद एक फ्रेंड लगा हुआ है जो सफरगंज में लगा हुआ था, उसने कॉल किया और बोला कि भाई मेरा तो हो गया जोधपुर एम्स में। मैंने कहा कितनी रैंक आई कि 85। मैंने भेज तो एक बार, तो उस बंदे ने स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजा। तो मैंने देखा था, अरे मैंने कहा साला इधर है इसकी रैंक तो भाई। तो मैंने कहा रुक रुक भाई, मैं मेरा वापस चेक करता हूँ एक बार। तो मैंने वापस चेक किया तो जो मैंने देखा था वो सीरियल नंबर था। फिर ऑपोजिट में देखा मैंने तो रैंक लिखी हुई थी, उधर रैंक थी मेरी 710 ऑल इंडिया। और तो फिर तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा अरे यार इस बार तो हो गया। फिर भी मेरे को यकीन नहीं हुआ, तो फिर घर गया, सबको फोन ऑन लगाया कराया, मम्मी पापा को कॉल किया तो वो भी खुश हुए। और तो फिर घर गया तो मिसेज ने बोला कि रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, कैटेगरी वाइज रैंक देखने दो। अरे मैंने कहा ये क्या, मैंने तो और टेंशन में आया। मैं कहा हाँ ये भी बात सही है कि पिछली बार मैं कैटेगरी में थोड़ा दूर था नॉट सेट 3 में। तो उसने चेक किया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी में 13 थी। तब तो फिर मैंने सोचा कि सिक्योर हो गया, अपना सिलेक्शन तो पक्का हो गया। फिर सब जगह बधाई बिटने लगी, सब जगह नहीं जानते थे वो भी कॉल करने लग गए, कहने लगे भाई बधाई हो बधाई हो। अब कुछ कुछ लोगों को मैं भी नहीं जानता था कि कौन मेरे को कॉल कर रहा है, कौन। परिवार में सब जगह से कॉल आने लगे और मिसेज भी राजी हो गई, खुश हो गई। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, माँ बाप खुश हो गए एकदम से। और फिर उसके बाद है जो थोड़ा टाइम 2-3 महीने लगा क्योंकि डिले ज्वाइनिंग थी मेरी। तो फिर फिजिकली डीवी के लिए कॉल आया और एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैंने कराया। फिर उसमें होने के बाद फिर अपॉइंटमेंट लेटर का वेट किया। फिर महीने 1.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट लेटर आया और अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद फिर मैं गया इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट जाने के लिए फर्स्ट दिन साइन किया। तो वो खुशी अलग ही होती है जब आप पहले दिन रजिस्टर में साइन करते हो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो वो लम्हा था जो कि बहुत खुशी वाला था। कहना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं ना कि यार नहीं होगा नहीं होगा, तो आप मुझे देख के सोचिए कि मैंने 7 साल बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अगर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब ले ली है तो आप तो ज़रूर लग पाओगे और आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा स्ट्रगल नहीं होता है जैसा मैंने फेस किया है। तो आप मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आपकी जॉब सिक्योर है। अगर पढ़ोगे तो नौकरी पक्की है, और अगर हार मान के छोड़ दिया आपने बीच में पढ़ाई तो फिर आपकी नौकरी लगना थोड़ा मुश्किल है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, जब तक सिलेक्शन ना हो पढ़ाई ना छोड़े। तो किस तरह की लगी आपको मेरी जर्नी, और आपके अगर नर्सिंग ऑफिसर रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर डालना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।